नमस्कार, बी मैं हूं पेशेंट। रीता बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। 202 सीट पाकर एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सामने आया है और वहीं महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट कर रह गया है। आखिर क्या है इसका कारण और क्या रही इसकी वजह, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शंभु भद्र जी। शंभु भद्र जी, आपका आर्य खबर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये जो एनडीए को छप्पर फाड़ सफलता मिली है, इसकी वजह आप क्या देखते हैं? सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने सही सवाल पूछा है कि बिहार का जो नतीजा है वो हर महीने में चौंकाने वाला है। एनडीए को जिस तरह की सफलता मिली है वो भी चौंकाता है, और अगर एनडीए वहां से हारती और महागठबंधन को सफलता मिलती तो वो भी चौंकाने वाला होता। बिहार चुनाव में राजग की जो छप्पड़ फाड़ सफलता है, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह से जिस तरह से प्रदर्शन किया है और 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ा है राजग ने, उसके बराबर पहुंच गया है। कि 2010 में 206 सीट मिली थी, इस बार 202 सीट पे अटक गई। तो कुल मिला के ये जो छप्पर फाड़ सफलता है और रिकॉर्ड तोड़ सफलता है, इस सफलता के पीछे मैं इसको तीन चार वजह से जोड़ करके देखता हूँ। पहला तो ये है कि जो राजग गठबंधन एक सुनियोजित तरीके से चुनाव लड़ा और एक एकजुटता का मैसेज देते हुए जितने भी उसमें दल थे, चाहे सीट शेयरिंग की बात हो, चाहे चुनाव प्रचार की बात हो, सोशल मीडिया में बातों को रखने की बात हो, घोषणा पत्र लाने की बात हो, उसमें जो योजनाओं का डिक्लेरेशन है, घोषणा है, उनकी उन सब चीजों की बात हो, तो फर्स्ट तो एक एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट चीज था कि मोदी और नीतीश दो एक बहुत प्रमुख चेहरा इस गठबंधन के साथ थी, जो कि महागठबंधन के साथ नहीं थे। यहाँ पे मोदी की स्वीकार्यता देश भर में है। मोदी की रैलियां में देखिए कि मोदी की जहां जहां रैली की है उसमें 90% से अधिक सफलता है। नीतीश कुमार एक बिहार के लिए एक एस्टैब्लिश चेहरा है, जो कि एक स्वच्छ छवि के नेता माने जाते हैं, और बिहार में उनकी एक अपनी लोकप्रियता है। तो और उसके बाद इस चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार के शुरू में लगा कि सीएम कैंडिडेट रहेंगे नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, ये सब जो बात हो रही थी, ये सब पे विराम लगाते हुए बीजेपी की तरफ से क्लियर मैसेज दिया गया कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। और इस कारण से मोदी और नीतीश की जोड़ी को हम एक मानते हैं कि इनकी सफलता की एक वजह ये रही। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी वजह थी वो थी सामाजिक समीकरण। सामाजिक समीकरण के बिहार को माना जाता है कि ये जातिवाद का जाति के आधार पे चुनाव, हालांकि पूरे देश में जाति समीकरण को ध्यान में रख करके पार्टियां जो है सो अपने कैंडिडेट खड़ा करती है। इसके बाद भी बिहार पर यह हमेशा आरोप लगता रहा है कि वहां पे जातिवादी राजनीति ज्यादा है। इस कारण से अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखेंगे तो जो राजग का जो जातीय समीकरण है, एनडीए का जो जाति समीकरण है, वो बहुत स्ट्रांग है। और उसमें सवर्णों का हिस्सा, अति पिछड़ा और महादलित का हिस्सा, और इसके साथ दलित का हिस्सा। तो ये दलित, महादलित और अति पिछड़ा प्लस सवर्ण, ये सब मिला करके एक डेडली कॉम्बिनेशन, एक जिताऊ कॉम्बिनेशन सामाजिक समीकरण बन गया राजग के लिए। महागठबंधन में क्या हुआ कि उसका जो कोर वोट बैंक है, एम वाई, उस दायरे को महागठबंधन नहीं बढ़ा पाया, और राजग के जो वोट बैंक है उसमें सेंध नहीं लगा पाया। तो सामाजिक समीकरण के हिसाब से इसका एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन था, जिसमें कि नीतीश कुमार और मोदी की जो जोड़ी थी उसके साथ सफलता मिली। एक बात और भी कही चौथा। गई है कि आरजेडी जो है उसकी एक जंगल राज की जो छवि थी, वो भी उससे निकल नहीं पाया। और ना ही जैसे सोशल ग्रुप में भी हम देखें, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा जंगल राज की छवि की दोबारा आ जाएगा अगर आरजेडी आती है। उस चीज से लड़ने के लिए भी आरजेडी ने कोई ज्यादा कोशिश नहीं की, या इस चीज को। बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये एक कारण है, बिल्कुल आपकी बात सही है। इसमें हम इस यहाँ तक पहुंचते हैं, इसके जो एक चौथा बड़ा कारण मुझे दिखाई दिया,
वो कि नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन की तरफ से 30,000 रुपए का देने का ऐलान किया गया, तो उसके काउंटर में महागठबंधन ने राजग की तरफ से, गठबंधन की तरफ से, एनडीए की तरफ से, नीतीश की तरफ से घोषणा की गई 10,000 रुपया देने की। तो ये जो 10,000 योजना प्लस पेंशन बढ़ाने की योजना की, महागठबंधन ने पेंशन ऐलान किया था तो इन्होंने पेंशन तुरंत अकाउंट में दिया। तो ये जो 10,000 योजना थी, जिसमें कि बिहार के लगभग 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को टारगेट किया गया, कि लक्षित किया गया कि ये वोटर हो सकते हैं। तो ये जो क्लास की राजनीति थी राजग की, वो एक उसको फायदा पहुंचाया जीतने में। तो ये सब एक मोटा मोटी कारण है जिसके कारण से आपको दिखता है कि राजग को सफलता मिली। अब आते हैं आपके सवाल पे, कि चुनाव प्रचार के दौरान जब बात उठी कि जंगल राज की स्थिति है, या मोदी ने प्रचार में कट्टा शब्द का प्रयोग किया प्रतीकात्मक तौर पे, जो कि बिहार के लिए सही नहीं था। आज के टाइम में कट्टा कोई यूज नहीं करता है। जहां जहां AK-46 अगर देश में कहीं पहली बार आया, तो वो बिहार में ही आया था। ये शायद किसी हमारे राजनेता को पता ना हो, लेकिन कट्टे को लेकर के जरूर बात की जाती है। लेकिन कट्टा से आगे अगर मॉडर्न हथियार की बात करेंगे आप, तो वो भी अगर देश में सबसे पहले अवैध तरीके से आया, तो वो बिहार में ही आया था, शहाबुद्दीन के समय में। तो विकास से कट्टे की बात, और जो आरजेडी की छवि, जंगल राज की छवि को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई, दो चीज बीजेपी ने ध्यान केंद्रित रखा, कि परिवारवाद और जंगल राज। इस दोनों पे अपना पूरा कैंपेन को फोकस रखा, जिससे क्या हुआ कि जनता में एक क्लियर कट मैसेज गया, चाहे रैली के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है, तो यहाँ पे जंगल राज वापस चालू हो गया। तो आप सही कह रहे हैं कि इस टैबो को, या इस आरोप को तोड़ने के लिए महागठबंधन की तरफ से, या राजद की तरफ से, या कांग्रेस की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई उस तरीके से, अपने एक्टिविटीज के जरिए या अपने बातों के जरिए कोशिश नहीं की गई। उल्टे ऐसे ऐसे कदम उठाए, चाहे तेजस्वी ने उठाए हों, चाहे राहुल ने उठाए हो, जिससे कि उस पे जो लग रहे आरोप थे, वो और एस्टैब्लिश हो रही थी। तो ये कहने का मतलब कि उस टैग को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई, कि जंगल राज, राजद का मतलब या महागठबंधन का मतलब जंगल राज नहीं है, और उसके अगेंस्ट में से जो घेरने की कोशिश होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। ये मुझे समझ में आ रहा है। एक और बात, जैसे जो राजद का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है कांग्रेस, कांग्रेस में राहुल गांधी जो है वो राजद के लिए एक लायबिलिटी जैसा लगा, क्योंकि कांग्रेस तो बहुत ही बेकार उसका प्रदर्शन रहा है। अब अगर अब रिजल्ट के बारे में के बाद बात की जाए, तो अब राहुल गांधी का क्या भविष्य है, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी के लोग जो हैं अब उनका खुल के विरोध कर रहे हैं। जैसे शकील अहमद जो कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने तो इस्तीफा तक दे दिया और कह दिया है कि वो कुछ चीजों से नाराज है। हालांकि अभी खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बात सबको पता है कि वो किस आधार पे क्यों उन्होंने रिजाइन दिया है। बिल्कुल, इस सवाल में ही एक जवाब है। वो है कि महागठबंधन की बिहार में इतनी बड़ी हार क्यों हुई, जबकि वोट शेयर का के हिसाब से आप देखेंगे तो आरजेडी को सबसे अधिक वोट मिला है, 23% से ऊपर वोट मिला है। और जो विनिंग पार्टी है बीजेपी या जदयू, बीजेपी 20% के आसपास, जदयू 19% के आसपास, और एलजेपी 5% से नीचे है। तो एलजेपी की सीट और राजद की सीट करीब करीब बराबर है, जबकि वोट शेयर में कितना अंतर है। तो हार के पीछे जो आप देखेंगे, जो आप सर ने सवाल पूछा, उसके कारण में यही है कि हारने के पीछे राहुल गांधी एक लाइबिलिटीज के तौर पे साबित हुए। क्या हुआ कि आप देखिए कि महागठबंधन जो बड़ा चीज, जो एक मैसेज, जो एकजुटता का जो मैसेज देने का, मैसेज देना था, एक मंच शेयरिंग करना था, तेजस्वी के साथ राहुल ने रेगुलर मंच शेयर नहीं किया, रेगुलर एकजुटता का संदेश नहीं दिया। जब बिहार की यात्रा की थी और वोट अधिकार यात्रा की थी, उस यात्रा के मोमेंटम को बनाए नहीं रखा।
उसके बाद राहुल गांधी हमेशा वोट चोरी और एसआईआर पे फोकस किया। आपने देखिए कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हरियाणा के का उदाहरण दिया। लेकिन जो जनता वहां की थी, एक तो उनके लिए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, उससे कनेक्ट नहीं हो पाए, तो आरजेडी के प्लस। दूसरा कि आरजेडी ने या कांग्रेस ने, महागठबंधन ने जिस तरीके से घोषणा पत्र के जरिए बड़े बड़े वादे किए थे कि सभी को नौकरी देने का, 30,000 रुपया महिलाओं को देने का, और भी मुफ्त बिजली की घोषणाएं, तो एक तो घोषणाएं मिलती जुलती थी और जनता को लगा कि महागठबंधन की जो घोषणाएं हैं वो पूरी होगी कि नहीं होगी, वो बड़ा मुश्किल सा लगा। तो वो वहां पे भरोसा नहीं हुआ। उसके बाद सीट शेयरिंग की जो सिचुएशन थी कि जहां पे कांग्रेस, आप देखिए कि 12 सीट पे, अल्टीमेट जिस दिन नामांकन का आखिरी दिन था उस दिन तक भी महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हो सका। और नतीजा ये हुआ कि 12 से 13 सीट पे फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। आप फ्रेंडली फाइट का मतलब क्या होता है? जब आपस में आप लड़ ही रहे हैं तो फ्रेंडली फाइट क्या होगा? तो वो तो चुनाव पे असर पड़ता है। तो सीट शेयरिंग सही मैसेज नहीं गया। उसके बाद जो कास्ट कॉम्बिनेशन का कि एमवाई समीकरण जो कांग्रेस आरजेडी चाहती का ये मानना था, या उसकी ये योजना थी कि कांग्रेस के साथ आने से या कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ रहने से या विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के साथ रहने से जो सामाजिक दायरा है, सामाजिक समीकरण है, वो एमवाई से बाहर निकल के, मुस्लिम यादव से बाहर निकल के कुछ मल्लाहों का साथ मिल जाता। मतलब कि खास करके जो अति पिछड़ा वर्ग है उसका हेल्प मिल जाता। कांग्रेस के जरिए कुछ सवर्ण और दलित का साथ मिल जाता। तो सामाजिक समीकरण को बढ़ाने की कोशिश की तेजस्वी ने अपने रणनीति के जरिए। लेकिन इन पार्टियों का इतना होल्ड, या समझिए कि इतना स्ट्रेंथ नहीं रहा जो कि आरजेडी को फायदा होता। तो कांग्रेस समेत वीआईपी भी और वाम दल भी, मुझे लगता है कि वो एक लाइबिलिटीज की तरह साबित हुई कि आरजेडी के वोट बैंक में प्लस नहीं ला पाए। और पीछे जो इन लोगों को सफलता मिली थी, चाहे कांग्रेस को चाहे वाम दल को, तो वो मुझे लगता है कि उस सफलता को बरकरार रखने में, अपने वोट बैंक को जोड़ कर रखने में इनके नेताओं ने या इनके लोगों ने काम नहीं किया पिछले 5 साल में, जिसके वजह से आरजेडी के साथ एक विश्वास बना रहता। और उस कारण से वोट बैंक को सहेज कर नहीं रख पाए, और जिस कारण से इस चुनाव में उसको वो साथ नहीं मिला। और आरजेडी अपने दम पे पूरा चुनाव लड़ा है इस बिहार में। अगर आप देखेंगे तो जो भी सफलता है पूरे बिहार के, आप सीट को देखिए तो हर सीट पर लगभग सेकंड पोजीशन में आरजेडी है जहां जहां लड़ी है। और मुझे लगता है कि आरजेडी अगर कांग्रेस को कम सीट दे देती, सबको कम सीट दे करके ये खुद 150-200 सीट पे लड़ती, 200 सीट पे, तो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होता आरजेडी के हिसाब से। तो इन दलों को नहीं देना चाहिए था इतना सीट। कांग्रेस तो बिल्कुल बोझ साबित हुई। और कांग्रेस की ये स्थिति होने से अब आरजेडी के लिए प्रश्न ये रहेगा कि आने आने वाले वक्त में क्या वो कांग्रेस के साथ रहना चाहेगा या अपने गठबंधन में वो पुनर्विचार करेंगे। अब एक बड़ा है कि आगे चल के कांग्रेस का क्या फ्यूचर होगा, राहुल गांधी का क्या फ्यूचर होगा। तो क्योंकि मैं वो बता उनके दूं कि पिछले अंदर की ही जो उनकी जो पार्टी है वही का शकील, जो। हाँ, पिछले 10 साल में, 12 साल, 11 साल में राहुल गांधी के नेतृत्व में 32 से अधिक चुनाव हुए हैं। चाहे वो अध्यक्ष रहे हों, चाहे उपाध्यक्ष रहे हों, चाहे किसी पद पे ना रहे हों, लेकिन राहुल गांधी के इर्द गिर्द में 32 से अधिक चुनाव हुए हैं, और जिसमें कांग्रेस बुरी तरह हारी है। कहीं कहीं छोटी छोटी जीत मिली है, जैसे पीछे की जो जीत मिली थी उस जीत के मोमेंटम को आगे नहीं बढ़ा पाई। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर से सवाल उठते हैं। राहुल गांधी का तौर तरीका, कभी वो गंभीर हो जाते हैं, कभी ऐसे कदम उठाते हैं जिससे कि बात होती नहीं है। और जिस तरह से वो बात करते हैं या जिस तरह से मुद्दों को सामने रखते हैं, सामने में लगता तो है कि हाँ यार बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता है, वो कनेक्टिविटी नहीं होती है, रियल मुद्दों पे नहीं आते हैं। हमेशा आप सरकार पे अटैकिंग मोड में रहेंगे
नरेंद्र मोदी को, मोदी मतलब सम्मानजनक तरीके से आप बात भी नहीं करेंगे, चाहे मोदी या दूसरे ही कोई नेता हो, उसका नाम आप सम्मानजनक तरीके से नहीं लेंगे, आपको ये भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जनता ये सब देख रही होती है कि आपका टोन क्या है, आपके बोलने का तरीका क्या है। और पार्टी बिहार में ही अगर आप बात करें, तो कांग्रेस को जो पहला काम करना चाहिए था कि देश भर में अपने संगठन को मजबूत करिए। आप हरियाणा में 1 साल लगा उसको पार्टी का अध्यक्ष चुनने में। अब पार्टी अध्यक्ष आप समय से नहीं चुन पाते हैं, विपक्ष का नेता समय से नहीं चुन पाते हैं, बिहार में संगठन नहीं खड़ा कर पाते हैं, तो जनता या नेता आपसे जुड़ेंगे कैसे, बात किससे करेंगे? किसी ब्लॉक में कोई आपका अध्यक्ष होगा, तब तो 4 लोग जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे और अपना कोई प्रॉब्लम बताएंगे और पार्टी के लेवल पे हल होने वाला होगा, तो कुछ हल होगा। तो केवल सोशल मीडिया या भाषण करने से या रैली करने से या केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो वोट बैंक तो नहीं बनेगा, उससे तो नहीं शेयर होगा। तो कांग्रेस के लिए एक तो प्रश्न चिन्ह है कि इस चुनाव में हार के बाद आगे जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें तमिलनाडु है, वहां भी वो सहयोगी है डीएमके के साथ। पश्चिम बंगाल में कहीं है ही नहीं कांग्रेस, ममता बनर्जी बीजेपी सीन में है। उसके बाद आप जाएंगे असम। असम में जो बिहार की जीत है, इसका अगर असर हुआ तो बंगाल और असम में बीजेपी के लिए राह आसान हो गई है। और बहुत कठिन नहीं है वहां पे, असम में हो सकता है कि जो वापसी हो जाए बीजेपी की फिर से, क्योंकि वहां भी आप यही एसआईआर सीए वाला मुद्दा उठाएंगे और आम पब्लिक को लगता है कि ये हमारे लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हम हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा क्या होगा उस पर कोई गंभीरता से बात होती नहीं है, जैसे केवल लोकल आरोप लगते लोकल हैं। मुद्दों की, जैसे राहुल गांधी की या कांग्रेस की बात करें, वो उनके पास जो है ले दे के आप कह रहे हैं वही मुद्दे रहते हैं जिन पे मतलब वहां के मतदाताओं को उतना इंटरेस्ट रहा नहीं। लेकिन जो लोकल मुद्दे जिन्होंने उठाया और जो राजनीतिक संगठनों की जो है पूरी पटकथा लिखते थे और बिल्कुल जिता देते थे, प्रशांत किशोर की हम बात करें तो उनके हालात भी, वो भी अर्श से एकदम फर्श पे ही आ गए। उन्होंने तो लोकल मुद्दे उठाए थे और बिल- लोग उसको बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे थे। बिल्कुल आपकी बात सही है। प्रशांत किशोर की जो बिहार की राजनीति में देन है, मैं इसको सकारात्मक तौर पर लेता हूँ। पहली बार में कोई पार्टी दिल्ली की तरह से बिहार नहीं है, जहां पर कि आप पहली बार लॉन्च करेंगे और पहली बार ही आपको चुनावी सफलता मिल जाएगी। तो मैं प्रशांत किशोर को इस मायने में धन्यवाद देता हूं कि बिहार में जो बिहार की राजनीति का जो डिस्कोर्स है, राजनीति की का जो चिंतन है, मुद्दों की जो बात है, और जो बिहार के जो क्लियर कट इश्यूज थे कि पलायन से लेकर के बेरोजगारी, इंडस्ट्री, तमाम जो इश्यूज थे, उन सब की चर्चा करके उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को, महागठबंधन को भी और राजग को भी, दोनों को मजबूर किया कि आप कोर मुद्दों पे, बिहार के मुद्दों पे बात करें। इसीलिए दोनों के घोषणा पत्र में ये बदलाव दिखेगा। तो ये जो बदलाव दिखा, वो प्रशांत किशोर के प्रयासों से मिला, उनकी बातों से मिला, उनकी चीजों से मिला। और पूरे इलेक्शन में देखेंगे तो 3 से 4% का वोट शेयरिंग प्रशांत किशोर को है। प्रशांत किशोर ने बहुत ही रणनीति के तरीके से पूरे बिहार में 243 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे। उसका फायदा ये हुआ कि हर सीट पे उनके कैंडिडेट थे, 2-4% वोट आए होंगे। उस वोट आने से जो पहले लेवल पे पूरे स्टेट में जो एक जनाधार बनाने की प्रक्रिया है, उसको पूरी की है प्रशांत किशोर ने। और ये आप मान लीजिए कि बिहार में अभी बीजेपी और जदयू की सत्ता आई है। अब अगर विपक्ष की भूमिका में अगले 5 साल प्रशांत किशोर मजबूती से बिहार में खड़े रहते हैं, खुट्टा गाड़ के जिसको बोलते हैं बिहारी भाषा में, कि खुट्टा गाड़ के अगर वो खड़े रहते हैं, तो हमको लगता है कि विपक्ष का जो स्पेस है, जिस तरह से राजद को लोगों ने खारिज किया है, कांग्रेस वहां शून्य पे आई है, वामपंथियों को लोगों ने खारिज किया है, ये सब अगर सिचुएशन देखेंगे तो विपक्ष का जो वैक्यूम है बिहार में, एक मजबूत विपक्ष चाहिए जो सड़क पे खड़ा हो, जो मुद्दों को उठाए, बेशक विधानसभा में वो ना हो। इसके बाद भी अगर वहां पे एक स्पेस है विपक्ष का, तो वो स्पेस प्रशांत किशोर की पार्टी को मिल सकता है, अगर ये खड़े रहे तो।
तो मैं इसे चुनावी असफलता को इसको नहीं मानूंगा कि प्रशांत किशोर हार गए या उनको सीट नहीं मिली या उनका जो एजेंडा था वो नहीं काम कर पाया। उन्होंने सब रणनीति अपनाई, लेकिन पहली बार में कोई भी बिहार की जो जनता है, बिहार का जो जनमानस है, बिहार की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में किसी ऐसे नए दल की स्वीकार्यता को एक्सेप्ट करने में 5 साल 7 साल लगेंगे। वो एक दिन में नहीं होगा कि आज आप जैसे दिल्ली में क्या था कि सभी मिडिल क्लास थे और वहां पे आम आदमी पार्टी आती है, मिडिल क्लास की बात होती है और वहां पे इमीडिएट वो कन्वर्ट हो गया इलेक्शन में और आम आदमी को सफलता मिल गई। लेकिन बिहार एक मिक्स है ना, कि मतलब मध्यम वर्ग भी है, गरीब भी है, बहुत पढ़ा लिखा है। और प्रशांत किशोर जिस क्लास को एड्रेस कर रहे थे, जिस मुद्दों को वो एड्रेस कर रहे थे, वो तो कोई वोटर बिहार में थे नहीं। हम जैसे लोग या तो कोई दिल्ली में है या कोई मुंबई में है या कोई अमेरिका में है, कोई यूरोप में है, तो उनको ये आइडिया तो अच्छा लगता था। बिहार में परिवर्तन तो सब चाहते थे, लेकिन वोट देने के लिए वो बिहार में मौजूद ही नहीं है। बिहार में मौजूद कौन है जिनको वो 10 हजारी योजना लाभ मिल दे रहा है? तो नीतीश कुमार की जो 10 हजारी योजना थी, वो इन सब पे पानी फेर दिया। चाहे वो महागठबंधन की तैयारी हो, चाहे प्रशांत किशोर की मेहनत हो, सब पे पानी फिरा। और अल्टीमेटली लोग हम कहते हैं कि लोकतंत्र में चेतना बहुत जरूरी है। और भारतीय लोकतंत्र में अभी पिछले 20 साल के इलेक्शन को अगर आप देख लीजिए तो इस चेतना में गिरावट हुई है। तमिलनाडु के डीएमके से याद कीजिए आप कि डीएमके ने पहली बार साड़ी और टीवी बांटने का जो योजनाएं 80 के दशक में शुरू करी थी, करुणानिधि के टाइम में, जब एम करुणानिधि सीएम हुआ करते थे सत्ता में, वो परिपाटी पूरे देश में हुआ। और अब ये संस्थागत रूप ले लिया है, जो सत्ता में है वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और हमारा जो जनमानस है उसमें इतनी चेतना नहीं है कि वो सोचे कि हमें अगर कोई 10 हजार दे रहा है या 5 हजार दे रहा है, वो तो हमारा ही पैसा है, सरकार का ही पैसा है। और वो पैसा अपने दे करके और हमको हमारी जो नैतिकता है उसको घेर रहा है। वो उस तरह से हम सोच नहीं रहे हैं कि हम चेतना के रूप से हम राजनीति में सही लोगों को चुने, सही तरह की बात करें, सही चीज करें। तो प्रशांत किशोर की राजनीति को स्वीकार होने में भारत जैसे देश में वक्त लगेगा। तुरंत चाहिएगा कि यह सफलता मिल जाए, बट उनको ये प्रयास जारी रखना चाहिए। क्योंकि महात्मा गांधी के टाइम में गांधी के ने गांधी कहते थे कि राजनीति केवल सत्ता में रहना ही नहीं होता है, केवल पद में पे रहना ही नहीं होता है। विपक्ष के तौर पे, आवाज के तौर पे, चेतना के तौर पे संघर्ष भी एक करियर है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, बातों को उठा रहे हैं, तो वो भी एक कैरियर है। और भारत जैसे देश में एक प्रशांत किशोर नहीं, कई प्रशांत किशोर की जरूरत है, जो कि इस राजनीतिक चेतना को जगाने का काम करते रहे, चाहे सत्ता मिले या ना मिले। बिल्कुल, जैसे कि माना तो ये जाना ही चाहिए कि प्रशांत किशोर ने जो लोकल स्थानीय मुद्दे हैं उनको हाईलाइट किया है और काफी अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। लेकिन ये जो इलेक्शन है इससे बीजेपी जो है वो काफी उत्साहित है और वो ये कह भी रही है कि ये जो जादू है वो बंगाल में भी चलाएगी। अब देखना ये होगा कि ये जो जादू है यहाँ ये बंगाल यहाँ में मैं एक चलेगा लाइन कि नहीं जोड़ दूं। चलेगा। हाँ, यहाँ मैं एक लाइन जोड़ दूं कि बिहार के राजनीति का एक ये बड़ा संदेश है कि बिहार में हमेशा हिंसा की बात होती थी, इस राजनीति के दौरान यानी वोटिंग के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई। दूसरा कि बिहार पे हमेशा जातिवाद का ठप्पा लगता है। इस इलेक्शन के ट्रेंड को आप देखेंगे तो जातिवाद के ठप्पे को धोया गया है, क्योंकि हर जाति के लोगों ने वोट करी है अपने, जो उन पे ठप्पा जिस कास्ट का लगा हुआ उससे हट के सभी जातियों के लोगों ने सभी दलों को वोट दिया। तो जातिवाद का जो ठप्पा है वो हटा है। और निश्चित रूप से बिहार चुनाव की जो चिंगारी है, ये आपको बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में सब जगह देखने को मिलेगी। और बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश करेगी और शायद सफलता भी मिले ये इस चुनाव के बाद। लेकिन साथ के साथ जनता के लिए हमेशा एक आत्मचिंतन का विषय बना रहेगा।